इकोलॉजिकल सक्सेशन आज हम डिस्कस करेंगे। इकोलॉजिकल सक्सेशन का मकसद ये होता है कि जैसे इकोसिस्टम के अंदर कई ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पे पहले लाइफ का वजूद नहीं होता है, या पहले लाइफ तो होती है पर किसी एक नेचुरल कैटास्ट्रॉफी की वजह से, जैसे कोई फायर लग गई या कोई फ्लड आ गई या कोई और नेचुरल कैटास्ट्रॉफी हुई, वहां पे लाइफ खत्म हो गई। उसके बाद स्लोली एंड ग्रेजुअली उसी सेम जगह पे, प्लेस पे पहले कोई एक कम्युनिटी आएगी और उसके बाद वक्त गुजरने के साथ साथ वो कम्युनिटी खत्म हो जाएगी, उसकी जगह पे कोई दूसरी, तीसरी, चौथी, इसी तरह से एक फाइनल जो एक कम्युनिटी होगी उसी जगह पे, जिसे हम कहेंगे स्टेबल कम्युनिटी। स्टेबल कम्युनिटी इज कॉल्ड एज क्लाइमेक्स कम्युनिटी। स्टेबल कम्युनिटी इज कॉल्ड एज क्लाइमेक्स कम्युनिटी। और ये फाइनली जैसे एक स्टेबल कम्युनिटी और क्लाइमेक्स कम्युनिटी बन जाएगी। पहले जब लाइफ खत्म हो गई थी तो उस जगह पे सबसे पहले जो उस जगह पे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो आए थे, उस कम्युनिटी को हम कहेंगे पायोनियर कम्युनिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उस कम्युनिटी को हम कहेंगे पायोनियर कम्युनिटी। और उसके बाद ऑर्डरली रिप्लेसमेंट होती है। ऑर्डरली की मीनिंग होती है तरतीब से। जैसे पहली कम्युनिटी उसको रिप्लेस किसी दूसरी कम्युनिटी ने किया, देन अगेन उसको किसी और ने रिप्लेस किया, रिप्लेस करते जाएंगे टिल द स्टेबल कम्युनिटी इज फाउंड इज कॉल्ड इकोलॉजिकल सक्सेशन। जैसे आज हम जितने भी कोई फॉरेस्ट वगैरह देख रहे हैं, ये फॉरेस्ट कोई एक दिन में फॉरेस्ट नहीं बने। यकीनन पहले उसी सेम प्लेस या जगह पे बिल्कुल कोई बैरन लैंड होगी, कोई लाइफ वगैरह नहीं होगी, और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ ये ऐसी चेंजेस आई। तो इस पूरी सीक्वेंस को हम कहेंगे, पूरी सीक्वेंस या ऑर्डर या तरतीब है, उसे हम कहेंगे सीयर कहेंगे। ऑर्डर को हम कहेंगे सीयर कहेंगे। सीक्वेंस या ऑर्डर इज कॉल्ड सीयर। और एवरी स्टेज को, जितने भी स्टेज है उन्हें हम कहेंगे स्टेजेस आर कॉल्ड सीरियल स्टेज। स्टेजेस आर कॉल्ड सीरियल स्टेजेस। जैसे ये एक स्टेज है, यहाँ पे भी एक कोई स्टेज है, ये भी स्टेज है, ये भी एक कोई स्टेज है। तो हर एक स्टेज को हम कहेंगे सीरियल स्टेज कहेंगे। और ये पूरी सीक्वेंस जो होती है उसे हम कहेंगे सीयर कहेंगे। सीक्वेंस, ऑर्डर, तरतीब, replacement of one community by another community till the stable community is found। इस फिनोमेना को हम कहेंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन कहेंगे। फिनोमेना इज कॉल्ड इकोलॉजिकल सक्सेशन। और जिसके अंदर एक कम्युनिटी रिप्लेस होके दूसरी कम्युनिटी उसकी जगह ले लेती है, जब तक कोई एक स्टेबल कम्युनिटी और क्लाइमेक्स कम्युनिटी ना बने। तो इसको बनने के लिए जैसे काफी टाइम लगता है। हमारे बुक के अंदर एक फिगर है जिसके अंदर पायोनियर कम्युनिटी जस्ट 3-4 साल तक ये पायोनियर और शुरू में बनते हैं। 5 साल से लेकर 150 ईयर तक एक इंटरमीडिएट कोई स्पीशीज होगी। और ये जो क्लाइमेक्स कम्युनिटीज बनती है इसको 150 प्लस ईयर्स लगते हैं, जब तब जाके कोई एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी बनती है। जो इंटरमीडिएट कम्युनिटीज होती है उनको जो 5 to 150 ईयर्स लगते हैं। और जैसे पायोनियर और इनिशियल जो होते हैं उनको जो 3 से 4 सालों का जो है ईयर्स का जो टाइम लगता है, तब जाके ये जो पायोनियर कम्युनिटी और इनिशियल जो स्टेज यहाँ पे इस किसी भी इको सिस्टम के अंदर अपीयर होते हैं। तो हम कहेंगे इस orderly replacement of one community by another community till the stable community is found is called the ecological succession। उससे हम कहते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन में सक्सीड करना। इसका मतलब ये होता है कि बाद दूसरा कोई मेंबर आए। इसी तरह से पूरी हिस्ट्री के अंदर आप देखेंगे, जो आप जैसे हिस्ट्री के सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं तो कहते हैं पहले इस कंट्री पे फिलहाल लोगों की हुकूमत थी, उसके बाद वो आ गए, उसके बाद वो आ गए, उसके बाद वो आ गए। इसी तरह से ये जो सिलसिला जो सेम इसी पैटर्न का है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो किसी भी एक इकोसिस्टम के अंदर पहले कम्युनिटीज कौन सी आती है, जाहिर है वो हमेशा के लिए नहीं रहेगी, उसकी जगह पे कोई दूसरी कम्युनिटी आ जाती है, रिप्लेस कर लेती है। तो इस ऑर्डरली रिप्लेसमेंट ऑफ वन कम्युनिटी बाय अनदर कम्युनिटी टिल द स्टेबल कम्युनिटी इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड इकोलॉजिकल सक्सेशन। और हम देखेंगे कि लाइक जो बज़ाहिर नजर आने वाले जो होते हैं वो प्लांट्स होते हैं,
यकीनन जहाँ भी प्लांट्स होते हैं तो उधर एनिमल्स भी पाए जाते हैं, तो हर एक स्टेज का जो नेम आता है वो अकॉर्डिंग टू द प्लांट के स्टेज के नेम से लगा है। ऐसे नहीं कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स होते हैं, कई और एनिमल माइक्रोब्स भी होते हैं, पर हर स्टेज का जो नेम होगा वो अकॉर्डिंग टू द नेम्स, अकॉर्डिंग टू द कम्युनिटी ऑफ द सीरियल स्टेज में कौन सी कम्युनिटी आती है उस स्टेज का नेम होगा। बिकॉज आगे हम पढ़ेंगे एक जो है सबसे पहले, अगर फॉर एग्जाम्पल हम एक छोटा एग्जाम्पल लेते हैं, रेनी सीजन के दौरान रोड साइड पे कभी आपने देखे होंगे कि खड्डे गड्ढे वो पानी में भर जाते हैं। खड्डे गड्ढे जब पानी में भर भर जाते हैं तो उस वक्त सबसे पहले जैसे ग्रीन अलजी वगैरह उधर आ जाते हैं, प्रोटोजोन्स आ जाते हैं। साथ साथ में आप देखते हैं कि वक्त गुजरने से वो खड्डे की जो डेप्थ होती है उसमें भी कमी होगी और उसके अंदर मिट्टी में वो भरता जाता रहता है। पानी खत्म हो जाएगा, वो जमीन लैंड में जैसे वो कन्वर्ट हो जाएगी, तो जाहिर है फिर जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म वहां पे तो जिंदा नहीं रह पाएंगे, पानी ही नहीं होगा, तो उसकी जगह पे वो एक्वेटिक मर जाएंगे, कोई दूसरा मेंबर आके वो उसको ऑक्यूपाई करेगा, छोटे इंसेक्ट, छोटे ग्रास वगैरह। जैसे वक्त गुजरेगा पहले कीचड़ वगैरह होगी तो पानी सफिशिएंट होगा, तो वहां भी अलग किस्म की स्पीशीज होगी, और जैसे ही पानी खत्म हो जाएगा तो एक और अलग स्पीशीज आएंगे, और चंद सालों के अंदर उसी जगह पे एक बड़ा फॉरेस्ट सा बन जाता है अगर छोड़ा जाए। हम छोड़ते नहीं है ट्रीज वगैरह को ग्रो होने के लिए, कट कर देते हैं और बेच देते हैं, ये कर देते हैं। अगर उसी जगह को छोड़ा जाए तो अल्टीमेटली उस जगह पे एक फॉरेस्ट बन सकता है। इसी तरह से ऑर्डरली रिप्लेसमेंट ऑफ वन कम्युनिटी बाय अनदर कम्युनिटी इज कॉल्ड एज इकोलॉजिकल सक्सेशन। दो पर्सन है जिनके नेम्स आपने थोड़ा सा जहन में रखना है। एक जैसे हल्ट 1885 में ये टर्म दिया था, और दूसरा एक पर्सन था जिसने एक थ्योरी दी थी इस सक्सेशन के हवाले से। पेज नंबर 331 पे आप देखें, क्लीमेंट्स है, उन्होंने एक थ्योरी दी थी, प्रिंसिपल एंड थ्योरी ऑफ सक्सेशन, द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ प्लांट कम्युनिटीज ऑन अ बेयर एरिया। बेयर एरिया का मतलब जो वीरान जिसमें कोई दूसरी पहले कम्युनिटी वगैरह नहीं थी, उसकी डेवलपमेंट फ्रॉम बर्थ टू मैच्योरिटी। जाहिर है बेयर एरिया था, उसमें पहले पायोनियर आए, मैच्योर कम्युनिटी, स्टेबल कम्युनिटी तक इस पूरे फिनोमेना को उसने जो सक्सेशन लफ्ज लिया। तो ये इकोलॉजिकल सक्सेशन, सीरियल स्टेज, और बेसिकली जैसे दो किस्म होते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन की। जैसे स्टार्टिंग अगर वाटर से होती है तो उसे हम कहेंगे हाइड्रोसीयर कहेंगे, अगर एक ड्राई लैंड से स्टार्ट होती है तो उसे हम कहेंगे जीरोसीयर कहेंगे। एक जैसे हाइड्रोसीयर पहले शुरू में जो वाटर की बॉडी हो, देन जो है कम्युनिटी रिप्लेस होती जाएगी, और दूसरी जो है जीरो सीयर। जीरो सीयर, जीरो लफ्ज की मीनिंग ही ड्राई होती है, जिसे जीराक भी कहते हैं। हाइड्रोसीयर जैसे हाइड्राक भी कहते हैं। तो ये दो आगे हमें पढ़ने हैं, पर उससे पहले एक टेबुलेटेड चार्ट पे हम आएंगे जिसके अंदर एक डिफरेंस बनाएंगे प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन का। प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन का एक टेबुलेटेड चार्ट के जरिए प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन का एक डिस्टिंग्विश हम बनाते हैं। प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन, प्राइमरी सक्सेशन, सेकेंडरी सक्सेशन, चंद एक पॉइंट्स का एक डिफरेंस है। टेबुलेटेड चार्ट के जरिए हम बनाने की कोशिश करते हैं कि प्राइमरी सक्सेशन किससे कहते हैं और सेकेंडरी सक्सेशन किससे कहते हैं। प्राइमरी सक्सेशन बिगिंस विद नो लाइफ, यानी पहले कोई लाइफ वगैरह नहीं थी और आहिस्ता आहिस्ता लाइफ डेवलप हुई है। सेकेंडरी सक्सेशन उसे कहते हैं फॉलोज द रिमूवल ऑफ एग्जिस्टिंग लाइफ, फॉलोज द रिमूवल ऑफ एग्जिस्टिंग लाइफ। एग्जाम्पल लेंगे और उसके अंदर ये हम दोनों चीजों को डिस्कस करेंगे कि ये फर्क क्या, किस किस्म का फर्क है। begins with no life and follows the removal of existing life। नंबर 2 जो डिफरेंस है, नो सॉइल प्रेजेंट, नो सॉइल प्रेजेंट। इस सक्सेशन के अंदर कोई पहले सॉइल की फॉर्मेशन वगैरह नहीं होती है, सॉइल इज ऑलरेडी प्रेजेंट, सॉइल पहले मौजूद था और फिर जो है
कोई कम्युनिटी जो है लाइक खत्म हो गई और उसके बाद देन दोबारा से ये सब बनने का अमल शुरू हुआ। ये हमेशा प्राइमरी सक्सेशन किसी एक न्यू एरिया से स्टेब्लिश होगी। न्यू एरिया का मतलब होता है, जैसे हम देखते रहते हैं कि कई जो वोल्केनो इरप्ट होते हैं, वोल्केनिक जैसे इरप्शन हो रही है, इरप्शन होने के बाद वो रॉक्स बन गई है, रॉक बनने वहां पे कोई भी लाइफ वगैरह नहीं होती है, तो वहां से जो है ये प्राइमरी सक्सेशन स्टार्ट होती है। न्यू एरिया से जो है ये प्राइमरी सक्सेशन स्टार्ट होती है, और सेकेंडरी सक्सेशन ओल्ड एरिया से स्टार्ट होती है। ओल्ड एरिया का मतलब है जैसे एक बुश फायर हुई है, फॉर एग्जाम्पल कोई फायर लगी, आग लगी, हर चीज खत्म हो गई, उसके बाद दोबारा से नई कम्युनिटीज बनेगी। प्राइमरी सक्सेशन का बायोमास इसका लो होता है, बायोमास इसका लो होता है, और उसका बायोमास जो हाई होता है, बिकॉज ऑलरेडी लाइफ पहले एग्जिस्ट कर रही थी, तो इसका जो बायोमास जो है वो जरा हाई होता है। इस तरह से हम एक छोटी सी इलस्ट्रेशन लेते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे ये कोई एक बियर रॉक है, बियर रॉक है, कुछ भी नहीं है, जस्ट रॉक्स है। तो वक्त गुजरने के साथ साथ क्या होगा, इन्हीं रॉक्स के अंदर जो ब्रेकिंग का अमल होगा, ब्रेकिंग होने के बाद वहां पे जो पहली लाइफ जो डेवलप होगी वो लाइकन्स होंगे सरफेस के साथ, और देन लाइकन्स के बाद जैसे एक लाइकन्स का ऐसा स्टेज होगा जो लीफी लीफी लाइकन्स होगी, और उसके बाद जैसे फर्न्स डेवलप होंगे, फर्न्स आगे डेवलप होंगे, फर्न्स डेवलप होने के बाद जैसे तो सारी मोस प्लांट डेवलप होंगे, मोस डेवलप होंगे उन क्रीविसेस में, उन दरारों में, देन हर्ब्स डेवलप होंगे, हर्ब्स के बाद शर्ब, और अल्टीमेटली जो है अल्टीमेटली उसी जगह पे एक बिग ट्रीज जैसे उस डेवलप हो जाते हैं। तो ये एक तरह से हम कहेंगे कि एक सक्सेशन है। पर कहां से स्टार्ट हुई है, स्टार्ट हुई है एक बियर रॉक से स्टार्ट हुई है। Orderly replacement of one community by another community till the stable community is found. बियर रॉक से स्टार्ट होना, कुछ भी कोई सॉइल वगैरह नहीं था, वहां से लेकर टिल द स्टेबल कम्युनिटी इज फाउंड। इसी तरह से जो सेकेंडरी सक्सेशन होती है, सेकेंडरी सक्सेशन वो होती है जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया बुश फायर। दुनिया के अंदर कई ऐसे कंट्रीज होते हैं, हर साल वहां की फॉरेस्ट में जो है फायर लगती है, कैलिफोर्निया, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, इन जंगलात के अंदर जो आग लगती है, जब आग लगती है तो जितने भी फॉरेस्ट क्या उसके अंदर जो भी एग्जिस्टिंग लाइफ होती है वो सब खत्म हो जाती है, और हमारे जहन में ये होता है कि यहाँ पे दोबारा कुछ भी पैदा नहीं होगा। पर चंद एक महीनों के बाद दोबारा से आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे प्लांट्स और एनिमल सब दोबारा डेवलप होने का अमल शुरू होता है। तो वो सक्सेशन कौन सी होगी, वो होगी सेकेंडरी सक्सेशन। ऐसी जो सक्सेशन जहां पे पहले बिल्कुल कुछ नहीं था, एक रॉक थी बेयर, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ऑर्डरली रिप्लेसमेंट वन कम्युनिटी बाय अनदर कम्युनिटी होगी, तो वो होती है प्राइमरी सक्सेशन। ओल्डर एरिया में से वापस दोबारा जैसे ये बनने का अमल हुआ है, ये इसे कहते सेकेंडरी सक्सेशन कहेंगे। तो दो मेन किस्म है, एक हाइड्रोसीयर जिसे हाइड्रा कहते हैं, और दूसरा जीरोसीयर या जीराक कहते हैं। तो हम सबसे पहले जीराक लाइक पॉइंट पे आते हैं, जीराक वाली जीराक सक्सेशन पेज नंबर 333 पेज पे आप आएंगे। इकोलॉजिकल सक्सेशन इन एरिड एनवायरनमेंट लाइक डेजर्ट, माउंटेन्स एंड ड्यून्स नोन एज जीरोसीयर और जीराक सक्सेशन। जैसे ये बेयर रॉक है, वहां से कोई भी लाइफ अगर फर्स्ट टाइम इमर्ज हो, अपीयर हो, और देन ऑर्डरली रिप्लेसमेंट ऑफ वन कम्युनिटी बाय अनदर कम्युनिटी हो, तो उसे हम कहेंगे जीराक और जीरोसीयर कहेंगे, जिसे हम कहेंगे जीरोसीयर कहेंगे। It describes how vegetation grows and how ecosystem adapt in response to limited water resources and harsh condition and environment. हमारे जहन में तो यही है कि इधर कोई वाटर भी नहीं है, सॉइल भी नहीं बना हुआ है, तो ये कैसे पॉसिबल है। एक्सट्रीम टेम्परेचर भी है, तो उसके अंदर कोई प्लांट लाइफ डेवलप होगी। जाहिर है जब प्लांट लाइफ डेवलप होती है तो एनिमल लाइफ भी आएगी, पर ये सबसे पहला बड़ा एक क्वेश्चन है कि हाउ प्लांट लाइफ किस तरह से डेवलप होगी। So when there is a lack of water and organic matter for plant growth and where little or no vegetation existed,
जीराक सक्सेशन स्टार्ट टू अकर, कुछ भी नहीं, ना ब्लड है ना वाटर है, टेम्परेचर ज्यादा ना सॉइल बना है, पर उस जगह से भी लाइफ जैसे आगे ग्रो करेगी। सबसे पहली जो कम्युनिटीज आएंगी तो उसे हम कहेंगे पायोनियर कम्युनिटी। पायोनियर का मतलब ही होता है जो स्टार्ट में आने वाले पायोनियर, उसे हम कहते हैं पायोनियर। पायोनियर कम्युनिटी होती है जो स्टार्ट या बिगिनिंग जो करती है किसी जगह पे, कोई लाइफ अगर नहीं थी और उस जगह पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो कम्युनिटी आके स्टेब्लिश होती है तो उसे हम कहते हैं पायोनियर कम्युनिटी। तो उसके बाद रिप्लेसमेंट होती जाती है, एक कम्युनिटी के बाद दूसरी तीसरी और फाइनली एक स्टेबल कम्युनिटी डेवलप होती है, तो इसे हम कहते हैं कि ये सक्सेशन है। तो यकीनन ये पहली जो आएंगी तो उसे हम कहेंगे पायोनियर कम्युनिटी। स्पीशीज हैव इवॉल्व्ड specifically to survive in an arid environment and frequently pioneer species. These pioneer species tolerate high temperature and limited water supply and often drought tolerant. Lichen, mosses, and several desert plants species are example of xerosia pioneer species. तो पायोनियर लफ्ज का मतलब ही होता है जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे किसी भी शहर के अंदर लोग जब एडवर्टाइजमेंट मुख्तलिफ चीजों में करते हैं कि इस शहर के अंदर ये चीज हमने सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराई। जैसे उमरपुर शहर के अंदर चंद साल पहले बेकरी वगैरह नहीं मिलते थे, हमने केक बेकरी बनाने का सबसे पहले काम हमने स्टार्ट किया, तो हम कहेंगे वी आर पायोनियर। हम कहेंगे उस चीज के हम पायोनियर हैं। किसी शहर के अंदर कोई फोटो स्टेट मशीन छोटे मोटे शहरों में नहीं होती, फर्स्ट टाइम कोई फोटो स्टेट मशीन आती है, बिजनेस को शुरू करने बाद में भले जितनी लगे पर कहेंगे सबसे पहले ये जो बिजनेस हमने स्टार्ट किया था दैट इज कॉल्ड पायोनियर। उसको कहते हैं पायोनियर की फाउंडेशन, बुनियाद, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला जो लाइक जो इसमें जो ग्रुप आता है तो उससे कहेंगे ये पायोनियर स्पीशीज है। तो ऐसी जो बैरन लैंड पे, जमीन पे, सॉइल पे कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म रह सकते हैं, वो होते हैं लाइकन्स होते हैं। एंड यू नो वेरी वेल लाइकन जो फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा था कि एक एसोसिएशन है, लाइकन इज एसोसिएशन। किसके दरमियान एसोसिएशन है? लाइकन इज एन एसोसिएशन बिटवीन डैश एंड डैश। एसोसिएशन हमेशा दो या दो से ज्यादा ऑर्गेनिज्म रहेंगे, तो आप तो सिर्फ एक ही नाम ले रहे हैं। अल्जी एंड फंजाई हो सकती है, साइनोबैक्टीरिया एंड फंजाई हो, एक पार्टनर फंजाई होंगे, या अल्जी एंड साइनोबैक्टीरिया प्लस फंजाई। तीन डेफिनेशन आपको नोट करवाई थी, अगर आपको याद हो फर्स्ट ईयर के हवाले से। एक पार्टनर हमेशा उसके अंदर फंजाई होंगी, दूसरे पार्टनर के तौर पे ग्रीन अल्जी हो सकते हैं, दूसरे पार्टनर के तौर पे साइनोबैक्टीरिया हो सकते हैं, या दूसरे पार्टनर के तौर पे ग्रीन अल्जी एंड साइनोबैक्टीरिया दोनों हो सकते हैं। एक पार्टनर जो हमेशा इसके अंदर फंजाई होते हैं, तो ये एक एसोसिएशन है। तो ये क्या करते हैं, ये एसिड प्रोड्यूस करते हैं। एसिड प्रोड्यूस करने से ये होता है कि ये जो रॉक है, बिगर रॉक्स है, ये छोटी छोटी रॉक्स के अंदर टूटने का अमल शुरू होता है। वरना तो इतनी बिगर रॉक है, हार्ड रॉक है, तो सॉइल भी डेवलप नहीं है, कैसे दूसरे प्लांट्स इसमें आएंगे या सरवाइव करेंगे, कैसे इस जमीन के अंदर जो वाटर होल्ड हो सकता है, नहीं हो सकता है। उसके लिए सबसे पहले ये बिगर रॉक्स है, ये छोटी रॉक्स में टूटना चाहिए, उनका अमल होना चाहिए। वो कौन करेगा? लाइकन करेंगे। कैसे करेंगे? कोई हथौड़े इनके पास नहीं है, कट्टर नहीं है, जस्ट एसिड्स प्रोड्यूस होंगे जो बिगर रॉक्स को स्मॉलर रॉक्स में ब्रेक करेंगे, लाइकन्स। और ऐसे लाइकन्स जो होते हैं जिन्हें कहते हैं, जैसे एक खास लफ्ज है करट, करस्टोज लाइकन, करस्ट, अर्थ से करस्ट, जैसे करस्ट कहते हैं लेयर को कहते हैं। जैसे इवन जो पुरानी ऐसी बिल्डिंग्स या पत्थर होते हैं उनके ऊपर भी ऐसे लेयर की सूरत में जो है मुख्तलिफ कलर के, ब्राउन कलर के और इसी तरह से कुछ और कलर के जो पाउडर से चिपके हुए होते हैं, ये लाइकन्स होते हैं बिल्कुल सरफेस के साथ, जो उस पत्थर को जो ब्रेक कर रहे होते हैं। हमारे जहन में है कि इसको कोई और ग्रोथ वगैरह, पर एक्चुअली वो लाइकन होते हैं जिनका काम होता है इस पत्थर को ब्रेक करना एसिड्स की सूरत में। Surface is exposed to sun, temperature rises sufficiently. At this stage, substrate on lake water and nutrient make the rocky habitat very xeric. जाहिर है जब न्यूट्रिएंट नहीं है, वाटर होल्ड इसमें नहीं हो सकता है, तो ऐसी जगहों पे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उस जगह पे
लाइकन्स ही आएंगे जो इस पत्थर को भी तोड़ेंगे, पत्थर टूटेगा तो सॉइल बनेगा, सॉइल बनेगा तो वाटर को होल्ड करने की सलाहियत होगी, वाटर आएगा तो देन जो दूसरे ऑर्गेनिज्म इसमें जिंदा रह पाएंगे। इवन जो दरारें होंगी, क्रिविसेस होंगी, तो उनके अंदर जैसे ये खास तौर पे जो मॉस प्लांट वगैरह या दूसरे छोटे मोटे इंसेक्ट वगैरह वो भी उसके अंदर आके छुप के रह सकते हैं। तो उसके लिए जरूरी है कि जैसे पहले ये पत्थर टूटे तो कौन तोड़ेगा, वो एसिड तोड़ेंगे इसके। crust of the lichen which appear on the rock surface as a membranous crust, बिल्कुल लेयर की सूरत में होंगे, and are the first organism to occupy the bare area। तो हम इन्हें कहेंगे कि ये जो करस्टोज लाइकन है ये पायोनियर स्पीशीज ऑफ द जीराफ है, पायोनियर स्पीशीज ऑफ द जीरोसियर है। तो उसके चंद एक नेम है, पर नेम तो याद कौन करेगा। करस्टोज लाइकन जैसे एक दो नेम है, are significant, they have a porous structure which allows them to absorb more water and minerals। तो जाहिर है जब ऐसी पोरस चीजें होंगी, ब्रेकिंग का अमल होगा तो उसके अंदर वाटर भी जाएगा। तो लाइकन्स प्रोड्यूस एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कार्बोनिक एसिड। सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा कार्बोनिक एसिड किस तरह से पैदा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंस में। The acid is produced when excess carbon dioxide reacts with water and carbonic acid is formed। और जैसे कार्बोनिक एसिड बनेगा तो देन उसके रिजल्ट में ये होगा कि पत्थर के अंदर जो है दरारें आने का अमल जो है शुरू हो जाएगा। उसके बाद एक और लाइकन की स्पीशीज होती है जिसे कहते हैं फोलियो लाइकन स्पीशीज। फोलियो लफ्ज का मतलब ये होता है लीफी स्ट्रक्चर। कुछ लाइकन्स ऐसे होते हैं जो लीफी इन अपीयरेंस होते हैं, लीफ लाइक उसकी थोड़े बड़े होते हैं, बिल्कुल चिपके हुए नहीं होते किसी सरफेस के साथ, पर थोड़ी लीफी अपीयरेंस होती है, तो उन्हें हम कहते हैं फोलियो लाइकन स्टेज है, ये भी लाइकन है। तो this kind of lichen grows on the rocks which are close to our surrounding areas where crustose lichens have already colonized। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल उस एरिया के अंदर जो crustose lichen आए थे, और उसके बाद फौरन उसके बाद नेक्स्ट लाइकन की कैटेगरी आई जो फोलियो लाइकन है, जो उनकी अपीयरेंस लीफी होती है। सो फोलियो देन फ्रूटी कोद लाइकन्स नेम एक दो दिन मे भी याद हो या ना, अदर्स आर प्रोमिनेंट प्रोटोगोनिस्ट। ये शायद एक इंग्लिश का टर्म है, मे भी आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा, पढ़ा है नहीं। ये दो तीन स्पीशीज हैं कि ये उसमें जो है ना बहुत ही जैसे प्रोटोगोनिस्ट है। प्रोटोगोनिस्ट पढ़ा है, प्रोटागोनिस्ट लफ्ज नहीं पढ़ा, प्रोटागोनिस्ट। इंटागोनिस्ट हमने पढ़ा होगा, ये प्रोटागोनिस्ट क्या है। नहीं लफ्ज नहीं पढ़ा है। किसी नॉवेल के अंदर, किसी पोइट्री के अंदर या ड्रामा के अंदर, फिल्म के अंदर जो मेन रोल कोई प्ले करता है तो उससे कहते प्रोटागोनिस्ट। जैसे हीरो या हीरोइन वगैरह उसके लिए जो प्रोटागोनिस्ट लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, और उसके जो एक नेगेटिव जैसे रोल होते हैं वो एंटागोनिस्ट होता है। तो ये जो है सारे जो है प्रोटोगोनिस्ट है, यानी मेन है। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ये आके जो है उस जगह पे आते हैं जो फोलियोस है, ठीक है, प्रोटागोनिस्ट इन दिस स्टेज ग्रो ऑन द रॉक सरफेस। जो चंदे के नेम है लेकिन ये नुमाया है, प्रोमिनेंट इनका जो मेन रोल होता है ये है। And these lichens cover the rock with their delicate leaf-like structure। जैसे हमने पहले ही नोट किया था, लाइकन है पर उनकी शेप या स्ट्रक्चर है वो लीफ लाइक होती है। Covering on the and already exists। Additionally, they release carbonic acid। जाहिर है लाइकन है, कार्बोनिक एसिड और मजीद रिलीज होगा तो उसकी वजह से और भी पत्थर के टूटने का अमल, दरारें बनने का अमल, क्रिविसेस बनने का अमल और भी ज्यादा होगा। तो further breakdowns and loosen the rocks into the tiny pieces। With continued build-up of the humus and soil particle, the habitat's ability to hold water improves। पहले जो है बिल्कुल बेयर रॉक थी तो उसमें वाटर को होल्ड करने की सलाहियत नहीं थी, वाटर जो है बिल्कुल निकल जाता था। अब जो है जब दरारें बनना शुरू हो गई है, क्रिविसेस हो गई है, तो जाहिर है तो पानी अंदर उस सॉइल के अंदर जा सकता है, मिनरल्स स्टोर कर सकते हैं, तो फर्दर एक नई किस्म की कम्युनिटी उस पे आ सकती है। वरना पहले डायरेक्टली जैसे आपको बताया प्लांट वगैरह वहां पे वो उसको रूट्स या राइजोइड को फिक्स करने के लिए वो सॉइल अच्छा या बेहतर नहीं था। अब हो गया है तो मॉस आ गए। कौन से मॉस, जीरिक मॉस, जीरोफाइटिक, जो ड्राई कंडीशंस में रहते हैं। हालांकि मॉइस्ट जो कंडीशन होती है वहां पे जो है
मोस्ट प्लांट रह सकते हैं, पर मोस्ट प्लांट के अंदर ये जो है जीरोफाइटिक कंडीशन में धराड़ों के अंदर छुपे हुए होते हैं। राइजोइड से नीचे भेज देते हैं, वहां से वाटर वगैरह लेते हैं, छुपे हुए होते हैं धराड़ों के अंदर। तो ये जो है ना जीरोफाइटिक मोस्ट है। चंदे के नेम है आर transported to rocks and adapted to survive in the extreme drought condition and become dominant। तो यानी तीसरा स्टेज जो है वो मोस्ट स्टेज। पहला स्टेज जैसे आप नोट करते जाएं, करस्टोज लाइकन स्टेज। दूसरा जैसे ये ना सारे स्टेज, करस्टोज लाइकन स्टेज, देन फोलियो लाइकन स्टेज, देन जो मोस्ट स्टेज के बाद हर्ब स्टेज आएगा, और फाइनली एक बिग ट्री का जो है लाइक स्टेज आएगा। तो ऐसा ऐसा वक्त गुजरने के साथ सो इट रिप्लेसेस द एंटायर हैबिटेट एंड एग्जिस्टिंग फोलियो लाइकन डिसअपीयर। जैसे हमने ओवरऑल डेफिनेशन दी सक्सेशन की यही पढ़ी थी ना, ऑर्डरली रिप्लेसमेंट ऑफ वन कम्युनिटी। अब जो है फोलियो लाइकन खत्म, उस जगह पे अब जो है ये ऐसे मोस्ट प्लांट जो अपीयर हो जाएंगे। मोस्टली दे ग्रो इन क्रेविसेस एंड रॉक डिप्रेशन। क्रेविसेस की मीनिंग होती है दरारों के अंदर रहते हैं, क्योंकि अब रॉक के अंदर दरारें बन चुकी हैं, तो जाहिर है उसके अंदर ये ऐसे प्लांट्स आ गए हैं। Where they can get more humus and moisture, mosses significantly grow more water, get more water and mineral nutrient by competing with the other lichen. They develop rhizoids to penetrate deeply into the soil of the rock. Rhizoids होने की वजह से soil में से मजीद water mineral लेंगे और ये flourish करेंगे। A mat could develop on the rock surface as a result of the demise and decomposition। जैसे कि आपको पता है जब इनका डेथ होगा, मोस्ट प्लांट तो ज्यादा अरसे तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, यकीनन उनकी डेथ होगी तो मरी हुई या उनकी डेड बॉडी होती है, उनकी वजह से पूरा एक मैट या एक कवर या लेयर बन जाता है रॉक पे। तो ये एक ऑर्गेनिक मटेरियल प्रोवाइड करते हैं उसे सॉइल बनाने में। जैसे सॉइल के अंदर डेड बॉडी ज्यादा होती है तो जाहिर यकीनन वो सॉइल आगे जाके बेहतर होता है, और उसकी वजह से जैसे दूसरे कोई प्लांट या दूसरे कोई ऑर्गेनिज्म उस सॉइल पे रह सकते हैं। अगर न्यूट्रिएंट है तो ही कोई ऑर्गेनिज्म आके सर्वाइव करेगा, अदरवाइज नहीं। तो ये डेड बॉडीज का भी फायदा होता है। Together with the soil, this can store more water and creating environment that is good for herbs। अब देखो मोस्ट प्लांट के बाद अब हर्ब्स के बनने का अमल शुरू होगा। हर्ब हम उससे कहते हैं जिसके अंदर कोई जैसे ब्रांच वगैरह नहीं होती है, तो उससे हम कहते हैं हर्ब कहते हैं। दैट इज कॉल्ड द हर्ब। जैसे अगर हम हर डेजर्ट का एग्जांपल लें, जैसे काफी सारे उसमें ऐसे ग्रॉसेस होते हैं जिनमें कोई ब्रांच नहीं होती है, कोई स्टेम वगैरह नहीं होता है, कोई ट्रंक नहीं होता है, छोटे छोटे ग्रासेस जस्ट एक वन ही स्टेम के होते हैं। और देन जैसे ग्रोइंग सीजन उनकी कंप्लीट होती है, मर भी जाते हैं, परमानेंटली नहीं रहते हैं। और उसके बाद जैसे शर्ब जो होते हैं उनके अंदर ये होता है कि ब्रांचेस होती हैं, काफी सारी जो ब्रांचेस होती हैं, थोड़ी फिल्म भी होते हैं, ब्रांचेस होती है। जैसे अगर हम कहीं कॉटन नहीं या चिलीज का जो क्रॉप है जो शर्ब्स है, उसके बाद जो ट्रीज होते हैं, ट्रीज के अंदर यकीनन जैसे आपको पता है उसका एक बिग ट्रंक होता है, और ये इसे कहते हैं ट्रीज कहते हैं, हर्ब शर्ब एंड ट्रीज। तो इस तरह से अब जो हर्ब स्टेज आया है, तो ये नहीं उसके अंदर कोई एक फिल्म स्टेम नहीं होगा, ब्रांचेस वाला स्टेम नहीं होगा, ऐसे छोटे पौधे होते हैं। Herbaceous wheat, herbaceous vegetation which is primarily made up of annual and perennial। एनुअल हर्ब हम उसे कहते हैं जिसकी एक ग्रोइंग सीजन होती है। जैसे अगेन थर्ड डेजर्ट का एग्जांपल लेते हैं, बारिशों के अंदर ऐसे ग्रास होते हैं और सीड लगते हैं और देन मर जाते हैं, फिर हम देखते ही नहीं, फिर से दोबारा जब बारिशें आएंगी तब वो ग्रो करेंगे। तो ऐसे हर्ब्स को हम कहेंगे एनुअल हर्ब्स, जिनकी एक ही ग्रोइंग सीजन होती है। एक ऐसे प्लांट्स होते हैं जो ईयर बाय ईयर जो मौजूद होते हैं, जैसे हम कई थर्ड डेजर्ट के अंदर बिग ट्रीज वगैरह देख रहे हैं, ये पेरिनियल है, जिनकी ग्रोइंग ये परमानेंटली जैसे हम देख रहे हैं, जिनकी ग्रोइंग सीजन जो है 2 ईयर से ज्यादा आगे जितनी भी साल हो, तो ऐसे प्लांट्स को हम कहेंगे ये पेरिनियल है। तो हर्ब्स जो है एक एनुअल भी होते हैं और पेरिनियल भी होते हैं। तो हर्ब्स रैपिडली सॉइल थिकनेस वगैरह वगैरह, हर्ब्स ग्रो बेटर इन द सॉइल वेयर which has more moisture। Roots of these plants can almost reach the level of continuous rock below the surface, release acid and speed up the degradation। Herbs that die and foliage enriched with the soil humus decrease in evaporation and small rise in the temperature are the effects of shedding result। The xeric environment starts to shift, allowing for emergence of biennial and perennial herbs as a result of xeric ग्रास।
बाइनियल का मतलब जैसे एनुअल तो आपने पढ़ा है, जिसकी एक ग्रोइंग सीजन हो, पेरिनियल जो ईयर बाय ईयर जैसे मौजूद है। बाइनियल का मतलब है जिसको ज्यादा से ज्यादा 2 सालों या 2 सीजन तक रहे तो उन्हें कहेंगे बाइनियल। पेरिनियल 2 सालों से ज्यादा रहने वाले तो उसे हम पेरिनियल कहेंगे। तो इस तरह से हर्ब के बाद शर्ब स्टेज बनता है, शर्ब के बाद आखिर में क्लाइमेक्स स्टेज होगा, यकीनन बिग ट्री ट्रंक वाला स्टेज होगा। जब तक कोई कैटास्ट्रॉफी, कोई एक नेचुरल डिजास्टर ना हो तब तक वो स्टेबल कम्युनिटी है। उसके बाद अगर कोई फायर लगती है या लाइटनिंग की वजह से या किसी रीजन की वजह से या कोई वोल्केनिक इरप्शन होती है, तो ये जितना भी इकोसिस्टम डेवलप हुआ होता है वो सब जो है अगेन जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है, वरना एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी आखिर में जो है एक फॉरेस्ट वाली बन जाती है। तो कल हम थोड़ा हाइड्रोस्फीयर को देखेंगे, थोड़ी सी रीडिंग इसकी देख लेना, कल हम मजीद जो हाइड्रोस्फीयर देखेंगे।